बका से मेरी शादी हो रही थी। कदम ज़मीन पर ना टिकते थे। नखुवत भरी तो वो पहले ही थी। अच्छी किस्मत ने रही सही कसर पूरी कर दी। अब कदम ज़मीन पर न टिकते थे कि जिसे चाहा वो ही मेरा शरीक ज़िंदगी हो गया। ये खूबी तकदीर की थी, मगर मैं समझती थी कि दुनिया मेरे दम कदम से है। गर्दन में तनाव अमीर बाप की वजह से था। हर किसी से अकड़ कर बात करना, नौकरों को झिड़क देना, न जाने लोग इस रवैया पर मुझे क्या कहते होंगे। मैंने लेकिन कभी इनके एहसासात की परवाह न की। मेरे सामने खुशियों के अंबार थे। मुझे लोगों के साथ राह रस्म रखने या इनकी परवाह करने की क्या ज़रूरत थी। घर में दौलत की कमी ना थी। मैं एक कुशादा बंगले में रहती थी, कार में घूमती, अच्छे से अच्छा खाती, अच्छे से अच्छा पहनती, मगर चंद दिनों से तबीयत उदास रहने लगी थी। ये पहला मौका था मेरी तबीयत खुद बहुत उदास हो गई थी। बका मेरा मुंह तकते और हैरान होते कि मेरी ज़िंदगी में क्या कमी है जो लोगों पर खामोशी की मोहर लगी है और चेहरा मुरझाया रहता है। कस्में देकर पूछते कि इनकी तरफ से कोई कोताही हुई है। मुझे खुद खबर ना थी, क्योंकि उदासी ने घेर लिया है और इनको क्या बताती। वो अब मेरे लिए खुसूसी वक्त निकालने लगे, घुमाते फिराते, सैरे कराते, नया जेवर बनवा कर दिया, शॉपिंग कराने ले जाते। बिलाखिर वो थक गए। मेरे चेहरे पर खुशी के गुलाब न खिल सके। वो मेरे लिए बेहद फिक्रमंद रहने लगे थे। बोले, तुमको किसी माहिर नफ्सियात के पास लिए चलता हूँ। इस पर मैं बुरा मान गई। इनसे कहा, आप मुझे जहरी मरीज समझते हैं? मैं दिमागी तौर पर बीमार नहीं हूँ। ऐसे मोड़ इंसानों पर आते ही रहते हैं। इसकी वजह ज़रूरी तो नहीं कि दिमाग का खलल हो। बाज़ दफ़ा इंसानों की छोटी हिस्स आने वाले दिनों में किसी मुश्किल या मुसीबत की पेशगोई साबित होती है। तभी पहले से इंसान अफसरदा रहने लगता है। मेरी बातों पर वो हंस पड़ते, कहने लगे, बड़ी फिलासफर हो गई हो, सूफी तो नहीं बन गई, या तुम्हारी रूह मुस्तकबिल में भी सफ़र करने लगी है। खुदा की बंदी, ये सब तुम्हारे जहन की इख्तरा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा करते हैं, इस मूड को भगाने की कुछ तदबीर करते हैं। फिर इनको खुशी का माहौल बनाने की एक नई तरकीब सूझी। बोले, इस बार हम शादी की सालगिरह इतनी धूमधाम से मनाते हैं कि लोगों को लगे कि हमारी शादी हो रही है। हमारी शादी की सालगिरह करीब थी, बस उन्होंने वाकई ऐसा एहतमाम किया कि लोग दंग रह गए। सारे घर में कुमकुमे लगवाए और व्रत जगा हुआ। रक्स की महफिल सजाई जैसी शादी पर की गई थी। इस दिन बका की फरमाइश पर मैं दुल्हन की तरह सजी हुई थी। अजीज़ दोस्त, रिश्तेदार सभी मौजूद थे और पुरतकल्लुफ़ खाने का एहतमाम किया गया था। ख़ास बात रक्स व मौसीकी की महफिल थी। बिल्कुल यूँ ही लग रहा था जैसे शादी हो रही है। रात के खाने के बाद गाने का प्रोग्राम रखा गया। गायिका दरमियान में बैठी हुई थी और हाल में मेहमान चारों तरफ सोफ़ों और कुर्सियों पर विराजमान थे। कुछ शौकीन मिजाज कालीन पर ही जमकर बैठ गए और सभी हमतन गोश हो गए। हारमोनियम और दीगर आलात मौसीकी के साथ अपना फ़न पेश करने वाली एक डेढ़ उम्र की औरत थी और दो लड़कियां थीं जो इस औरत को आपा कह रही थी। लड़कियां काफ़ी खूबसूरत थी। एक की उम्र 19 और दूसरी की 17 बरस होगी। इनको गाना तो बराए नाम आता था, मगर रक्स में माहिर थी। पहले बड़ी लड़की ने गाना सुनाया, फिर छोटी ने गज़ल गाई। इसके बाद कुछ मेहमानों की तरफ से रक्स की फरमाइश होने लगी। गोरी गोरी हंसी दो शीज़ाएँ, ऊपर से ज़र्क बर्क लिबास। ये क्लासिकी रक्स और लोक नाच की माहिर थी। जब बड़ी रक्स करते करते पसीना हो गई तो इसकी जगह छोटी ने संभाल ली। वो महफिल से निकलकर दरमियानी शीशे की स्लाइडिंग डोर को थोड़ा सा खोलकर इस तरफ आ गई जिधर ख़वातीन बैठी हुई थी और शीशे की दीवार से इधर रक्स देख सकती थी। मैंने उसे आते देखा तो मेहमान ख़वातीन के दरमियान से उठकर दरवाजे पर पहुंची और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? पानी मंगवा दीजिए, मगर ठंडा ना हो। वहाँ खिदमतगार ठंडा पानी दे रहे हैं और मैं ठंडा नहीं लेती, मेरा गला फ़ौरन ख़राब हो जाता है। ठीक है, तुम यहाँ ठहरो, मैं मंगवाती हूँ। मैंने खादमा को इशारा किया, सादा पानी लिया और इनको दो। वो किचन की तरफ चली गई। लड़की ख़वातीन वाले कमरे में आने की बजाय कॉरिडोर में ठहर गई। मैं वहाँ ही रुकी थी ताकि खादमा आए और मैं वापस ख़वातीन की तरफ जाऊँ। इस दौरान लड़की ने सवाल किया, क्या आप साहब खाना की बेगम हैं? हाँ, इसके अलावा कोई और तो नज़र नहीं आ रही हूँ। वो जीप गई, मगर फितरत से बातूनी थी। झट से दूसरा सवाल पूछ लिया, आपके शोहर क्या करते हैं? मुझे गुस्सा आ गया। तुम्हें इससे क्या, तुम बस अपने काम से काम रखो। मैंने बस यूं ही पूछ लिया। आप बुरा मान गई। इतने में खादमा पानी ले आई। वो गटागट पी गई। इसके बावजूद इसके माथे पर पसीना आ रहा था। इसकी तवक्को ना थी कि घर की मालका इतनी बदमिजाज होगी। वो झुंझलाती हुई चली गई। मैं समझ गई कि मेरे पुरगरूर लहजे से उसके दिल को ठेस लगी है। इसके बाद मैंने गिलास की दीवार से देखा कि तमाम वक्त इसकी निगाहें साहिब खाना पर ही रहीं और इस पर नोटों की बरसात होती रही, लेकिन वो ख़ास इल्तफ़ात मेरे बका हासिल से ही बरत रही थी। आँखों ही आँखों में न जाने कौन से बरकी पैगामात हो रहे थे कि बका का चेहरा भी इसकी निगाहों के इल्तफ़ात से गुलनार हुआ जाता।
सोचा बड़ी महफिल में एक रकासा के इल्तफ़ात से इनके चेहरे पर ऐसा रद्द-ए-अमल हो रहा है, और इस नाचने वाली ने तो साहब खाना को इल्तफ़ात भरी नज़रों से ताकना ही है। क्योंकि इनसे ढेर सारे पैसे जो बटोरने हैं। गुमान भी ना था कि मुझको खुश करने के लिए इतने तमाम से सजाई गई महफिल इस रात में मेरी ज़िंदगी की बाजी भी पलट सकती है। रात ख़त्म हुई, महफिल भी ख़त्म हो गई, लेकिन बात ख़त्म ना हुई। बका अब अक्सरने लगे। मैं पूछती तो कहते कारोबारी मसरूफियत की वजह से देर हो जाती है, फ़ाइलें देखनी होती हैं, तभी देर तक ऑफिस में रुकना पड़ता है। तुम हर वक्त मत पूछा करो, उलझन होती है। कभी कभार कारोबारी मसरूफियत हो ही जाती है ना, लेकिन वो बीवी जो अपने शोहर की इस कदर चहीती हो, क्यों ना पूछे। जबकि शोहर की तवज्जो और इल्तफ़ात में भी कमी आने लगी और वो अक्सर रातों को देर से घर आना शुरू कर दे। अब इनकी गैर हाज़िरियाँ बढ़ने लगी और मेरा दिल मुट्ठी में रहने लगा। अब तो ये रात रात भर ना आते। मैं परेशान होती कि आखिर ऐसा कौन सा कारोबार है जो इन्हें मेरी तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं। ये मुझे खुश करने चले थे और ख़ुद अपनी खुफिया खुशियों के तवाक़ुब में लग गए। बीवी की छठी हिस्स बहुत तेज़ होती है। इनके क्लाइंट बता रहे थे कि ये सही राह नहीं जा रहे। अक्सर रात को लड़खड़ाते हुए आते, हालांकि पहले भी ऐसी पार्टियों में शिरकत करते थे कि जहाँ पैग चलते थे, मगर ये मेरे मना करने पर इन लवाजमात से परहेज़ कर लेते थे। आखिर बात खुल गई। इनके दोस्त की बीवी ने बताया कि तुम्हारे मियाँ एक गायिका पर फ़रेफ्ता हो गए हैं और ये वही गुल नायाब है जिसको अपनी शादी की सालगिरह में खुशी दोबाला करने को बुलवाया था। रात को इसी के पास जाते हैं। ये रिपोर्ट इस खातून को इसके मियाँ ने दी थी, जो मेरे मियाँ के सब राजों से वाकिफ़ थे। इसने ये भी कहा अपने मियाँ को थामो, ये वहाँ खूब दौलत लुटाते हैं। मैंने बका से पूछा, वो आनाकानी करने लगे। इन पर तो पूरा भरोसा था कि मेरे सिवा किसी को नहीं चाह सकते, मगर फ़िक्र दो बातों की थी। एक तो इनकी रातों की गैर हाज़िरी मुझे बेचैन करती थी, और दूसरे दौलत लुटाने वाली बात। अगर वाकई वो गाना ही सुनने जाते हैं तो फिर ये बड़े खसारे वाली बात थी कि अपनी दौलत एक रकासा पर लुटाएं। मैंने पहले हल्का और फिर तगड़ा एहतजाज किया। वो मान कर न दिए। कहते थे कि तुमको गलतफहमी है कि मैं गाना सुनने या रक्स देखने जाता हूँ। मैं कारोबारी मसरूफियत में खप रहा हूँ, बिज़नेस को घाटे से बचाना चाहता हूँ। तुम क्यों नहीं समझती? मैं लाख बोली सही, मगर इतना तो जान गई कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। रातों को देर से आना और कभी गायब हो जाना, ये चीज़ अब मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। अभी पहले 2 रातें गायब थे, बहाना के बिज़नेस के सिलसिले में सफ़र पर था, और अब फिर एक रात गायब। घर आए तो मैं खूब लड़ी कि कहाँ से आ रहे हो। कपड़ों से मोतिया की महक और होंठ पान की लाली से सजे हुए थे। पहले तो कभी पान ना खाते थे। बोले, कहीं से भी आया हूँ। तुम कौन होती हो रोज़ रोज़ हिसाब लेने वाली? तुमने मेरी ज़िंदगी अजीरन करके रख दी है। उन्होंने पहले कभी इस तरह मुखातिब ना किया था। मैंने सख्त तौहीन महसूस की और बफर गई। रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। वो भी चिल्लाने लगे कि चुप हो जाओ, जिस बात का इल्म नहीं इस पर शक बंद कर दो और अब जाकर सो जाओ। मुझे भी सोने दो। कोई औरत किसी मर्द के पीछे नहीं भाग सकती, ख्वाह वो बीवी क्यों ना हो। तुम कब तक मुझ पर जाल डालोगी? ऐसा ना हो हमारा रिश्ता टूट जाए। मैं आखिरी बार कहता हूँ कि मुझको कुछ मत कहो। मैं तुम्हारा हूँ तो मुझे बस अपना ही रहने दो। मुझको इनकी बातों से और गुस्सा आया, नफ़रत महसूस होने लगी। मैंने कहा, हरगिज़ नहीं। मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हारी ये हरकतें कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमको ये या तो राह पर आना होगा या फिर मुझको छोड़ना होगा। वो बोले, इतनी रात की ये झगड़ा मत बढ़ाओ, ये तुम्हारे हक़ में बेहतर ना होगा। अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो, सुबह बात करेंगे। मुझको मगर आराम कहाँ। मेरा तो रवां तो इनके एहसास से जल रहा था। मैंने कहा, आखिर वो है कौन चुड़ैल जिसने तुमको अपना दीवाना बना रखा है और मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल से छीन ली है? आज तो मैं पूछ के रहूँगी। बका ने बहुत मिन्नत की कि बस अब जिद मत करो, कल बात कर लेंगे, मगर मैं अड़ी रही और कसम उठाने पर मुसलसल इसरार करती रही। तो वे जिद चाहकर बोले, झूठी कसम उठाने से तो बेहतर है कि तुमको सच बता दूं। मैं गुल नायाब का गाना सुनने जाता हूँ। गुल नायाब का नाम सुनकर मैं सुन हो गई कि ये तो वही है जो हमारे घर शादी की सालगिरह में आई थी और जिससे मैंने सीधे मुंह बात भी ना की थी। इसका हंसी मुखड़ा और जहरीली आंखें मेरी निगाहों में फिर गईं। मेरे एक ही जुमले ने इसके दिल पर कारी ज़ख्म लगाया था। इसने वहीं खड़े खड़े ये अहद किया होगा कि इस औरत की नस्वानियत को अपने हुस्न और नौखेज़ जवानी के जादू से शिकस्त देनी है, और इसने बका का दिल अपनी रना अदाओं और दिलरुबाइयों से जीत लिया। मैं तमाम रात रोती और आंसू बहाती रही और बका गहरी नींद सोते रहे। सुबह हुई, वो अभी सो रहे थे कि मैं मेके चली आई। मेरा ख्याल था कि जब बेतार होंगे तो बेहद परेशान होंगे, पछताएंगे और मेरे पीछे चले आएंगे। यकीन था कि मेरे बगैर नहीं रह सकते। पशेमान होकर मेरे वालिदैन के पास पहुंचेंगे और मुझको मनाकर ले जाएंगे।
मुझे एक बाला खाने की हसीना के हुस्न की ताकत का अंदाज़ा ना था। मैंने तो इनके वापस लौटने का इंतज़ार कर रही थी और वो मुझसे दूर, बहुत दूर होते जा रहे थे। मेरे आने के बाद वो पूरी तरह इस रकासा के शहर में डूब गए। गुल ने नायाब की माँ को बहुत सी दौलत और कोठी देकर नायाब को ख़रीद लिया और अपनी एक बकाऊ लड़की को मेरी ख्वाबगाह की मालिक बना दिया। मैं मेके में रोटी बैठी इसके मनाने और लौट आने का इंतज़ार ही करती रह गई। कितने बरस बीत गए, उम्र दबे पाँव निकल गए और मैं अपने बका को हासिल करने का ख्वाब आंखों में सजाकर मेके की दहलीज पर मंजूबद थी। काश औरत को कोई बाला खाने की जीनत ना बनाए, कोई इसे खुद को फ़रोख्त करने पर मजबूर ना करे। रक्स व मौसीकी फ़न है तो फ़न ही रहे, ये भी बकाऊ माल की तरह कोठों पर ना बिके, वरना मेरी तरह जाने कितनी सुहागनें अपने शोहरों और कितने ही बच्चे अपने बापों के चेहरे देखने को तरसते रह जाएंगे। हम औरतें मर्द पर कितना एतबार कर लेती हैं, जब एतबार टूटता है ऐसी तकलीफ़ होती है कि औरत का घर ही नहीं दिल भी वीरान हो जाता है।